जाहिर तौर पर कुषाण वंश की जो व्यापार वाणिज्य था वो भारत के समृद्ध करने के पक्ष में था, भारत के पक्ष में था। अगर धार्मिक तत्वों की बात करें तो कुषाण शासकों ने जो है अपने सिक्कों के माध्यम से पर्याप्त संकेत छोड़ रखा है धार्मिक गतिविधियों को समझने के लिए इतिहासकारों को। कनिष्क के सिक्कों पर पेशावर लेख से जो है कनिष्क के बौद्ध होने की पुष्टि हो गई है। महायान शाखा से राजपथ का प्रचार होने की बात होती है। कुंडलवन एक ऐसा स्थान था जहां पर कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगीत को आयोजित किया। पहले बता चुके हैं आपको राजगृह, वैशाली, कश्मीर और कुंडलवन। तो इस तरह से कुंडलवन की जो बौद्ध संगीत नृत्य चतुर्थी ये कनिष्क के समय पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राज्य में स्थिरता रहती है, आर्थिक अधिशेष रहता है, तो जो अन्य शान शौकत की गतिविधियां हैं, लेखन की गतिविधियां हैं, उनमें इजाफा होता है। कनिष्क के दरबार में भी हम देख सकते हैं कि पार्श्व, वशमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे महान विद्वानों की एक पूरी श्रृंखला है। ये क्या दर्शाता है? वास्तव में यह दर्शाता है कि साम्राज्य स्थिर था, कहीं आक्रमणों का कोई खतरा नहीं था और अधिशेष के बल पर जो है दरबार में इस तरह से बड़े बड़े विद्वान, चाहे पार्श्व हो, वशमित्र हो, अश्वघोष हो, नागार्जुन जैसे विद्वान जो बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने शून्यवाद की अवधारणा को जन्म दिया, और चरक जैसे चिकित्सा शास्त्री कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो हम कह सकते हैं कि कनिष्क का शासनकाल, कुषाण वंश का शासनकाल भारत के राज्य के लिए एक स्वर्णिम समय था और सिल्क रूट पर उसका नियंत्रण था। और उत्तर पूर्व मतलब उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर, खास करके अफगानिस्तान और बृहद जो भारतीय राज्य की अवधारणा है वो कनिष्क के समय पर चरितार्थ हुए। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कनिष्क के बाद हमने एक तरह से तीन चीजें अभी देखा कि शक, कुषाण, हुण, और हुण की बात तो नहीं आया। कुषाणों के बाद जो है एक तरह से अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मौर्योत्तरकालीन राज व्यवस्था और प्रशासन कैसे चल रही। इस पूरे, खास करके मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये जो छोटे छोटे आक्रांत आए, इनकी शासन, प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति में क्या कोई बदलाव दिख रहा है या कि वैसे ही चल रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए कुषाण वंश के शासकों ने राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट किया। चीनी प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है, देवपुत्र की उपाधि ये लोग दे रहे हैं। रोमन प्रभाव जो है साफ साफ दिख रहा है कि मृत राजाओं की स्मृति में मूर्तियां और मंदिर बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मरणोत्तरकालीन शासन व्यवस्था में भूमि अनुदान की प्रथा दिख रही है। आपको बताते चले कि सातवाहन कालीन जो अभिलेख मिले हैं भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, और ये प्रथा जब धीरे जाते जाते गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक जाते जाते भारत में जो भूमि अनुदान की प्रथा है ये बढ़ती चली जाती है और इसी से सामंतवादी प्रथा का भी होता है। पहले ये भूमिदान खास करके विद्वानों को, लेखकों को, दरबारियों को और ब्राह्मणों को, श्रमणों को दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये भूमि अनुदान फिर सैनिकों को देना शुरू किया और फिर उससे लगाव होता है और सामंतवादी तत्वों का उभार दिखने लगता है। इसकी शुरुआत यहाँ पर सातवाहन काल के अभिलेखीय साक्ष्य। प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया का चलन होता है, जैसा मैंने अभी बताया, और कनिष्क ने प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। ये सबसे अहम है, खास करके मरणोत्तरकालीन राज व्यवस्था और प्रशासन। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य इस मायने में कि अफगानिस्तान का पूरा एरिया, बैक्टीरिया तक के क्षेत्र पर कनिष्क का प्रत्यक्ष नियंत्रण, जो बाद के वर्षों में नहीं दिखता है। तो इसलिए कनिष्क के साम्राज्य को अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना में एक अहम पड़ाव देख सकते हैं। वाणिज्य व्यापार की बात करें तो वास्तव में अरेकानन पूर्वी तट पर इस काल का प्रमुख बंदरगाह था और भड़ोच जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह था। अगर आयात निर्यात की वस्तुओं को देखें तो जैसे हाथी दांत हो गया और कछुए हो गए, सीपी, मोती और खास करके बहुमूल्य लकड़ियों का जहां से निर्यात होता, और बदले में रोमन स्वर्ण और चांदी की मुद्राएं भारत आती थी। जाहिर तौर पर वाणिज्य व्यापार भारत के पक्ष में था। इस पूरे काल मध्य एशिया और पर्शिया से व्यापार होता था। रेशम मार्ग पर
कनिष्क का पूरी तरह से नियंत्रण था। और मजे की बात है कि एक अज्ञात लेखक है जिसने पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में वो भारत के तट तक की यात्रा की और बताता है कि फारस की खाड़ी से भ्रम कक्ष तक दासों का व्यापार हो जाता है। ये एक अकेला अज्ञात लेखक है जो खास करके उस युग में दास व्यापार पर एक विवरण लिख छोड़ता है। अगर कला की बात करें तो मरुत्तरकालीन कला में कनिष्क के समय पर दो कलाएं विकसित होती है, एक गंधार कला और दूसरा मथुरा कला। गंधार कला की अगर विषय वस्तु की हम बात करें तो बौद्ध और बुद्ध से संबंधित निर्माण, महावनिष्क्रमण, ये सब इसके विषय वस्तु है, लेकिन प्रभाव यूनानी है। बुद्ध की मूर्तियों में अपोलो से प्रभावित चित्रांकन किया गया। तो हमारे कहने का मतलब गंधार कला जो कनिष्क के समय में शुरू होती है उसकी विषय वस्तु तो बौद्ध है, लेकिन जो कला को उकेरा गया है उस पर यूनानी प्रभाव दिखता है। दूसरा कला का केंद्र मथुरा बना और जहां पर जैन धर्म के तत्वों से विषय लिए गए और महावीर के विवरणों को इसमें उकेरा गया। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस पूरे मरणोत्तरकालीन समय में साम्राज्य में कला की उन्नति हो रही है, मूर्ति पूजा का चलन शुरू हो रहा है। आर्थिक जीवन में सबसे बड़ी विशेषता इस युग में हम जब देख पा रहे हैं कि मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की शुरुआत है। घनिष्ठ व्यापारिक संबंध कुषाणकालीन भारत की वाणिज्य व्यवस्था पर व्यापक असर डालते हैं और स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन शुरू हो चुका है और उन सिक्कों पर चित्र के माध्यम से और लिखावट के माध्यम से यह शुरुआत कुषाण शासकों ने शुरू किया। मध्य एशिया का जो व्यापारिक मार्ग गुजर रहा है, मैंने चर्चा करा, जिसको सिल्क रूट कहते हैं, इन पर कुषाणों का अधिकार था। भारत के पक्ष से देखें तो यह बहुत बड़ी चीज थी। आर्कानेट को मैंने बात किया, ऐसे ही भड़ोच जिसको गोरी गाजा बोलते थे, ये दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां से आयात और निर्यात खास करके भारतीय व्यापार का बाह्य देशों के साथ होता था। और पेरिप्लस की मैंने बात किया तो इस रचना से रोमन साम्राज्य के को निर्यात किए जाने वाले गोल मिर्च की भी बात मिलती है, जिसको यवन प्रिय कहा गया है खास करके इंडो ग्रीक साहित्यों में। और वो यवन मिर्च काली मिर्च ही है जिसका निर्यात भारत से होता है। और प्लिनी तो बाकायदा इस बात का रोना रोता है कि भारत भारी मात्रा में सोने और चांदी यानी बुलियन आते हैं और यहाँ से जाता नहीं। मतलब भारत के पक्ष में व्यापार हो रहा है, भारत की समृद्धि बढ़ रही है, इस बात की ग्लानि प्लिनी प्रकट करता है। इसी तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ईसा की पहली शताब्दी से व्यापार समुद्री मार्ग से होने लगा और इससे ये साबित होता है कि समुद्री के साथ साथ जो स्थल मार्ग जिसको सिल्क रूट कहते हैं, दोनों का बराबर का रोल था। भड़ोच मौर्योत्तर काल का एक उन्नतशील बंदरगाह था। मसाला एवं लोहे की वस्तुएं खास करके रोमन साम्राज्य को भेजे जाते हैं। अभी मैंने बताया सीपी, कछुआ, ये सारी चीजें होती थी। और स्ट्रोबो लिखता है कि बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताया भारत को। प्लिनी और स्ट्रोबो दोनों सामूहिक रूप से बताते हैं। इसी तरह से भारत की खाड़ी से भ्रम कक्ष के बीच जो है दासों की व्यापार की चर्चा मैंने किया, ये चीजें यहाँ पर मिलती है। आंतरिक व्यापार में एक श्रेणी प्रथा की भी शुरुआत यहाँ पर दिखती है। गंधिकों की एक श्रेणी की बात आती है, जिनका अर्थ है कि जो गंध यानी सुगंधित द्रव्य के विक्रेता थे, उनका विवरण आता है। और इन्होंने जो है कौशाम्बी के आसपास अपने कुछ सिक्के जारी किए। तो इन गंधिकों की श्रेणी से जो है मतलब इसी तरह से मथुरा में जो है साटक लोगों की एक श्रेणी मिलती है। यहाँ से पता चलता था कि ये श्रेणियां अपना व्यापार करती थी और अपने व्यापार को नियमित करने के लिए अपने कुछ सिक्कों को भी ये चलाती थी, जिसको स्टैम्प कहते हैं। दूसरी चीज, जब हम कला की बात करते हैं तो वास्तव में अगर देखा जाए तो गंधार और मथुरा कला, ये जो मरणोत्तरकालीन कला है, इसके अद्भुत उदाहरण है। बौद्ध धर्म का प्रभाव साफ तौर पर इस कला में दिखता है, क्योंकि मूल विषय वस्तु जो है कला की यहीं से ली गई है और इस शैली में ग्रीक और बौद्ध शैली भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। कुषाण शैली की वस्तु जो है बौद्ध थी, लेकिन इसकी जो बनावट है उसमें अपोलो से प्रभावित दिखते हैं और यूनानी प्रभाव उस पर साफ साफ दिखता है।
खास करके जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनके मुख को ग्रीक देवता के अपोलो के समतुल्य बनाया गया है और इस मूर्तियों का परिवेश एक तरह से टोगा जैसा है। यहाँ पर क्या है कि यह दरअसल यूनानी प्रभाव भारतीय कला पर, इंडो ग्रीक कला पर साफ साफ दिखाई दे। बौद्ध सत्तों में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनी हैं वो मैत्रेय की बनी है, यह प्रमुख बात है। गंधार कला के अंतर्गत क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा जैसे जो बुद्ध की मूर्तियां बन रही हैं और इसके पर्याप्त उदाहरण उत्खनन से हमें मिल चुके हैं जो विभिन्न संग्रहालयों में आज भी संरक्षित है, जिससे हम उस अद्भुत कला के नमूने को समझ सकते हैं। मथुरा कला की बात करें तो वास्तव में महावीर की जैन की एक मूर्ति मिली है, मैंने इससे चर्चा किया और यह कला मथुरा शैली मथुरा के आसपास विकसित हुई और इस पर भी कुषाण शासकों का ही प्रश्न है। और अगर ओवरऑल दोनों कलाओं की बात करें तो दरअसल गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति जो है मथुरा से ही मिलती है, जिसमें बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महापरिनिर्वाण, संबोधि और धर्म चक्र प्रवर्तन का चित्रांकन किया गया है, दृष्टांकन किया गया है, खास करके उस मूर्तियों में। और मथुरा के अंतर्गत एक और मूर्ति मिली है जिसको धर्म प्रवर्तन चक्र वाली मुद्रा कहते हैं, इसको भू स्पर्श वाली मुद्रा की मूर्तियों को कहते हैं। और मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है, आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। यह शैली एक तरह से आदर्शवादी है और जबकि गंधार कला की शैली क्या है, गंधार कला की शैली यथार्थवादी है। तो दोनों पहलुओं का जो मूलभूत अंतर अगर हम देखें तो जहां मथुरा कला की शैली आदर्शवादी है वहीं गंधार कला की शैली यथार्थवादी है। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में मौर्य काल के पश्चात मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास की दृश्य से बहुत अहम है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि मौर्य प्रशासन ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनका बृहद साम्राज्य देखा। शिलालेखों के आधार पर इनके साम्राज्य को कैसे नियमित किया जा सकता है, इन चीजों को हमने देखा। अशोक ने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए किस तरह से एक तरह से धम्म की नीति को का इजाद किया और विविधतापूर्ण समाज पर अपने समय तक वो शासन कर सका, इन चीजों को हमने देखा। लेकिन बाद में हमने देखा कि अशोक की धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था की वजह से एक तरफ जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो होता है लेकिन प्रशासनिक गतिविधियां बाद के वर्षों में शिथिल होने लगती हैं और शिथिलता का ये दायरा इतना बढ़ता है कि बाद में मौर्य साम्राज्य का बृहत्तर के समय पर अंत हो जाता है। और उस पृष्ठभूमि पर तीन खास करके देशी राज्यों का उदय होता है जिसमें सातवाहन है और पहलव है और कण्व है। ये जो सातवाहन, ये तीन देशी राज्य हैं, एक तरह से ब्राह्मण धर्म का उभार यहाँ पर दिखता है और गौतमी पुत्र सतकर्णी और ब्राह्मण धर्म और इनके दरबार में तमाम एक तरह से स्मृतियों का लेखन हो रहा है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ विदेशी आक्रमणों की एक दूसरी श्रृंखला भारत पर शुरू हो जाती है। वो श्रृंखला में हमने आपको स्पष्ट किया कि सिकंदर के बाद किस तरह से सेल्यूकस वहां रुक गया और सेल्यूकस के बाद कैसे इंडो ग्रीक जो है बैक्टीरिया पर शासन करने लगे और वो इंडो ग्रीक के वंशज तब तक शांति से रहे जब तक मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। लेकिन जैसे मौर्य साम्राज्य की कमजोरी को उन्होंने भांपा, 100 सालों के बाद इंडो ग्रीकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और फिर उनके तमाम नाम हम सुनते हैं, मेनांडर के नाम सुनते हैं, डेमेट्रियस के नाम सुनते हैं। ये भारत के साथ आते हैं और भारत में जो है एक तरह से व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक अंतर संबंधों पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश। इस हिंद यमन की पृष्ठभूमि में ही जब बैक्टीरिया में वो शक आ जाते हैं और शकों ने वहां से हिंद यमनों को हटा दिया और वो आते हैं भारत के क्षेत्र पर, यहाँ पर शकों का शासन हो जाता है और शकों की पृष्ठभूमि पर ही जो है कुषाण शासक आ जाते हैं और कुषाण शासकों ने एक तरह से बृहद भारतीय साम्राज्य की स्थापना की जिसमें कनिष्क के बारे में हमने देखा, डिमोक्रिटस के बारे में देखा, किडफिसस के बारे में देखा, हुविस के बारे में देखा। कनिष्क को हमने देखा कि किस तरह से वो सिल्क रूट पर नियंत्रण कर रहा है, किस तरह से कनिष्क के दरबार में बड़े बड़े विद्वान और एक तरह से चिकित्सा शास्त्री शोभायमान हो रहे हैं। लेकिन मौर्योत्तर काल में
बदलती पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हो रही है। खास करके सातवाहन कालीन सिक्कों पर जो है भूमि अनुदान के स्पष्ट उल्लेख दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो है कनिष्क ने जो है भारतीय कला को बहुत गहरे प्रभावित किया। इस कला में मथुरा और गंधार कला शैली एक अहम हिस्सा है। और कनिष्क के बाद फिर धीरे धीरे अब आज के बाद जब हमारा अगला लेक्चर होगा तो हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस प्रशासनिक जो विकेंद्रीकरण अभी तक हुआ मौर्य काल के बाद, फिर से प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू होगी और एक महान गुप्त साम्राज्य का उदय इसी पृष्ठभूमि पर। तो यहाँ पर ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में जो खास करके मरणोत्तर काल में दिख रहा है, उसमें हम देखते हैं कि कुषाणों ने जो है शताब्दी प्रणाली की शुरुआत की। कुषाणों ने जो है कला में जो कुछ सीखा है वो कहीं न कहीं यूनानियों को इंडो ग्रीक के प्रभाव से भारतीय कला को आगे बढ़ा रहे हैं। अपोलो की स्थिति दिख रही है, वाणिज्य व्यापार में बंदरगाहों का महत्वपूर्ण स्थान है और कुषाण शासन काल पूरी तरह से भारतीय वाणिज्य व्यापार के पक्ष में वो चल रहा है और भारतीय वाणिज्य व्यापार समृद्ध हो रहा है। और इस पूरे कालक्रम को खास करके जो विदेशी लेखक हैं, स्ट्रैबो हैं, जस्टिन है, प्लूटार्क है, अक्विलियानुस है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक है, उनके स्रोत से पर्याप्त सामग्री मिल जाती है और हम इस कार्यक्रम को इतिहास के रूप में संबंधित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में मौर्योत्तर काल खास करके यूनानी और मकदूनियाई प्रभावों को भारतीय शासकों ने जमीन पर तब्दील किया। देवपुत्र की उपाधियां ले रहे हैं, मंदिरों के निर्माण की प्रथा शुरू हो रही है, कला में मथुरा और गंधार शैली की शुरुआत हो रही है और इसी तरह से सिक्कों के ढलाने की प्रथा, सिक्कों पर लेखन की प्रथा, ये सारी चीजें चल रही हैं। आगे इस क्रम को हम और जारी रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।